प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 के 7 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 4.2 के 8 क्वेश्चन है कि बिना विस्तार किए हमें सिद्ध करना है कि ये जो सारणी दी गई है इसका मान इसके बराबर होता है और दी गई सारणी है इसका मान इसके बराबर होता है। मान लेते हैं हम पहली सारणी को डेल्टा से, दूसरी को डेल्टा 1 से और तीसरी को डेल्टा 2 से मान लें, या फिर इसको डेल्टा 1, इसको डेल्टा 2, इसको डेल्टा 3 भी मान सकते हैं। यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। माना दी गई सारणिक को डेल्टा 1 व डेल्टा 2 से लिखने पर अब हम सिद्ध करेंगे फर्स्ट LHS मान है हमारा। चलो ऐसे लिख सकते हो, चाहे डेल्टा लिख लो, नहीं मानते हो तो इनको नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप LHS से ये RHS ले आओगे, इस LHS से ये RHS ले आओगे। डेल्टा का मान है हमारा पास A B C X Y Z P Q R। ध्यान से देखिए, आपको इससे ये लाना है। हमारी ये A B C पहली पंक्ति है, यहाँ पर A B C तीसरी पंक्ति है, X Y Z यहाँ पर दूसरी पंक्ति है, यहाँ तीसरी पहली पंक्ति है, P Q R यहाँ तीसरी पंक्ति है, यहाँ P Q R दूसरी पंक्ति है। यानी कि सारणिक से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमारी पंक्तियों में परिवर्तन है। खाली किसमें परिवर्तन है? पंक्तियों में परिवर्तन है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे R1 चेंज टू R2। देखो, हमारा सारणिकों का गुणधर्म होता है, यदि आप कोई भी दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को बदलते हो तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। पहले प्लस में है तो किसमें हो जाएगी? माइनस में। माइनस R1 से R2 बदल रहे हैं तो R2 को R1 की जगह लिखेंगे X Y Z A B C P Q R। X Y Z हमारा ऊपर हो गया। अब आपको क्या करना है? R2 चेंज टू R3 करना है। R2 चेंज टू R3 डेल्टा बराबर माइनस, ये एक पहले से ये दूसरा माइनस है X Y Z P Q R ऊपर ले जाएगी P Q R A B C माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास X Y Z P Q R A B C बराबर डेल्टा 2 बराबर RHS। ये हमारा सिद्ध हो गया। पहली सारणिक से हमने दूसरा मान सिद्ध कर लिया। अब देखते हैं हम अगला जो काम करेंगे तो इसी सारणिक से इसको लाएंगे। सुनिए एक बार कि इसमें क्या हो रहा है। A B C हमारी पंक्ति थी तो A B C किसमें हो गई? स्तंभ में हो गई। तो यहाँ X Y Z पंक्ति थी, X Y Z स्तंभ में हो गई। P Q R पंक्ति थी तो P Q R स्तंभ में हो गई। पुनः अब अपन पुनः दोबारा से हल करते हैं इसको। देखिए, डेल्टा का मान आप लिखोगे A B C X Y Z और P Q R। अब सबसे पहला काम करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। देखो, हमने पहले भी पढ़ा है पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है सारणी के मान में। तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर तो डेल्टा का मान आपके पास हो जाएगा A B C। ये पहली पंक्ति थी, इसको पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है X Y Z, ये दूसरा स्तंभ हो गया। P Q R, ये तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। अब अपन को क्या करना है कि Y B Q, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं अपन। B वाली जो ये आगे आ जाएगी C1 चेंज टू C2, C1 चेंज टू क्या करते हैं C2, क्योंकि ये A B C की अपनी ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्तंभ है, इसमें बीच में आ रहा है।
तो इसको अपन डेल्टा बराबर -1 आ जाए क्योंकि 1 बदल रहे हैं, तो ये आगे आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया। अब इसके बाद में आपके पास क्या है, ये y पहले है p बाद में है ना, y d q। तो अब आप क्या करोगे, पंक्ति को बदलना है, r1 चेंज टू r2, r1 चेंज टू r2, तो ये डेल्टा बराबर हो गया -1 और इसका दूसरे का -1, ये पहले का -1 है। अब इसमें दो पंक्ति बदल रहे थे, इसका -1 हो जाएगा, तो इसमें पंक्ति बदल रहे हैं y p q और x a p z c r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये RHS क्या गया, ये RHS लिखो या डेल्टा 2 लिखो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान से देखिए, पहली सारणी से दूसरी सारणी का मान ये निकाल लिया, पहली सारणी से तीसरी सारणी का मान ये निकाल लिया। पहली सारणी में हमने क्या किया था, पहली में पहले दोनों पंक्ति बदल ली, ये आ गया, फिर R2 R3 बदल लिया, ये आ गया। इसमें पहले अपने पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, ये काम कर दिया। उसके बाद में हमको क्या चाहिए था कि y पहले चाहिए था, तो यहाँ पर C1 चेंज टू C2 कर दिया, फिर R1 चेंज टू R2 कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिद्ध करने का है, जिसमें मैं आपको LHS लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में LHS देखिए क्या लिखा हुआ है, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A B C, A B C। अब देखिए यहाँ पर हमको जो सिद्ध करने का है वो दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इसमें, या तो प्रेशर में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ जाए, या फिर इसका एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, या वो आना चाहिए। अब हम इसको हल करने पर देखते हैं क्या आता है। देखिए, आप इसमें से पंक्तियों को जोड़ के देखो या स्तंभों को जोड़ के देखो, कोई सेम संख्या आनी चाहिए। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो इसमें 2a आ रहा है, 2b आ रहा है, 1c आ रहा है। इनको जोड़ते हैं 2b आ रहा है, 2c आ रहा है, 1a आ रहा है। सेम संख्या नहीं आ रही, सेम संख्या लाने के लिए अपन ऊपर नीचे की संख्या को जोड़ देंगे, यानी पंक्तियों को जोड़ेंगे। ये तीनों एक साथ जोड़ देंगे, ये तीनों एक साथ जोड़ देंगे, ये तीनों एक साथ जोड़ देंगे। तो अपन R1 में कर लेते हैं परिवर्तन, R1 इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें हो गया आपके पास B B 2B हो गया, C C 2C हो गया, A 2 हो गया। आप लिख सकते हो 2A प्लस B प्लस C। इनको जोड़ेंगे 2A हो गया, 2B हो गया, 2C हो गया, 2A प्लस B प्लस C। इन तीनों को जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C। जोड़ने पर ध्यान रखना, आप R1 की जगह लिखा है मैंने, R1 की जगह लिखेंगे। यदि आगे यहाँ पर आप R2 लिख देते तो R2 की जगह चेंज करते, R3 लिखते तो R3 की जगह चेंज करते, किसी भी जगह लिख सकते हैं। और देखो C प्लस A, B प्लस C, B, A प्लस B, C प्लस A, C, ये हमारा है। देखिए R1 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया R1। अब सिर्फ R1 में परिवर्तन करना है और जगह नो चेंज होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा 1, क्योंकि पूरी संख्या कॉमन ले, सेम संख्या कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है। इसमें क्या बचेगा C प्लस A, यहाँ क्या बचेगा B प्लस C, यहाँ क्या बचेगा B, यहाँ A प्लस B, C प्लस A और C। अब देखिए सीधी सी बात है, जीरो लाने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 में से 2 घटाने पर 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इससे ये घटा देंगे, देखो एक साइड से दूसरी घटती है, जो स्तंभ घटते हैं ऊपर से नीचे घटता है,
ऊपर से नीचे घटता है, नीचे से ऊपर घटता है तो पंक्ति घटती है, अगल बगल में घटना तो स्तंभ घटने हैं। तो C1 चेंज टू C1 माइनस क्या लिखेंगे C2, तथा यहाँ भी 0 कर दो, C2 चेंज टू C2 माइनस 2C1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक तो परिवर्तन हमने यहाँ पर किया है, C1 में से डायरेक्ट C2 को घटा देंगे, 2 में से 2 घटाइए 0 आ जाएगा। इसमें क्या परिवर्तन किया है C2 में, C2 में से इसको 2 से गुणा करके घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक है ना, 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 1 गुणा 2 करेंगे 2, 2 में से 2 घटा देंगे 0, 2 0 आने पर ज्यादा 0 आ गए, इधर से प्रसार कर देंगे R1 से। तो देखो ये हो गया A प्लस B प्लस C, 2 में से 2 घटा दिए, क्या बचेगा यहाँ 0। C प्लस A में से माइनस B माइनस C, माइनस B माइनस C, माइनस C से प्लस C कट गया, A माइनस B बचे, A प्लस B माइनस C माइनस A से कट गया, B माइनस C बचा। 2 में से 1 गुणा 2 करेंगे 2, 2 में से 2 घटा दिए, क्या बचेगा यहाँ 0। B प्लस C में से माइनस 2, माइनस 2 भी हो गया तो C माइनस B बचेगा, C माइनस B। और C माइनस B में से यदि आगे से आप चलो अभी रहने दो, C प्लस A में से माइनस 2C हो गया ये, तो A माइनस C बचेगा, A माइनस C, यही रहने दो। फिर C3 में कोई चेंज करना ही नहीं है, अब प्रसार किधर से करेंगे, 2 0 हमको मिल गई R1 में, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने का, R1 के अनुदिश प्रसार करने का, प्रसार करने पर तो R1 के हम चिन्ह लिखेंगे, देखो R1 के चिन्ह यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये हो गया आपके पास LHS बराबर A प्लस B प्लस 0 माइनस 0 प्लस A। देखिए ध्यान से, यहाँ 0 की उपसारणिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी उपसारणिक का मान आएगा वो 0 से गुणा होने पर 0 हो जाएगा। फिर इस 0 की उपसारणिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी उपसारणिक का मान आएगा वो 0 से गुणा होने पर 0 हो जाएगा। अब ये कहा है एक की उपसारणिक हमको लिखनी है, तो एक की स्तंभ बंद कर दिया, एक की पंक्ति बंद कर दी, A माइनस B C माइनस B, A माइनस B C माइनस B और B माइनस C A माइनस C, B माइनस C A माइनस C। अब हम गुणा कर देंगे A प्लस B प्लस C, अब ये गुणा होगा, पहले आप इन दोनों को गुणा मुख्य भी करोगे, डायरेक्टली मैं थोड़ा सा स्टेप कम के लिए गुणा कर रहा हूँ। A गुणा A करेंगे A स्क्वायर, A गुणा माइनस C करेंगे माइनस के AC, माइनस B गुणा A करेंगे माइनस के AB, माइनस B और माइनस C गुणा करेंगे प्लस का BC। ये गुणा हो गया, तो इनको गुणा करेंगे, लेकिन इनके गुणा में चिन्ह बदलते हुए लिखते जाएंगे। देखो B गुणा C करेंगे BC प्लस का है, लेकिन किसका लिखेंगे माइनस का। B गुणा B करेंगे माइनस B स्क्वायर हो रहा है, लेकिन प्लस B स्क्वायर। माइनस C गुणा C करेंगे माइनस C स्क्वायर को प्लस C स्क्वायर, माइनस C माइनस B प्लस का BC हो रहा है, लेकिन इसको माइनस का BC। अब देखिए A प्लस B प्लस C, ये बच गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप प्लस BC से माइनस BC कर दिया, अब बचा आपके पास माइनस AB माइनस BC और माइनस C। तो ये जो सूत्र बनता है, ये बनता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर RHS। ये अपना सिद्ध हो गया। देखो हमारा जो उत्तर आया है, हमारे जो हल करने पर, इस सारणी को हल करने पर जो मान आया है वो है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। ये आया था पहले तो A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, इसका ये सूत्र होता है, तो ये इसके बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझना है, गुण धर्मों को विशेष तरीके से याद रखना है आपको। 10 गुणधर्म है, 10 गुणधर्म यदि आपने कंटेस्ट याद कर लिए, याद समझ लिए, वो समझने के बाद में आपको प्रत्येक प्रश्न में कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एक सारणी दी गई है, उस सारणी का हमसे मान पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, माना हम सारणी को A से मान लेते हैं या डेल्टा से मान सकते हैं। क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर।
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये अपना सवाल है। सारणी ए का मान क्या होगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 9 16, 9 16 25। देखिए जीरो लाने के लिए सीधा सा तरीका, आप डायरेक्ट यहाँ की प्रसारण भी कर सकते हो, लेकिन हमने बताया था कि सारणी में जितने ज़्यादा जीरो आ जाए तो वो सवाल आसानी से हल हो जाता है। तो इसमें जीरो आ सकता है, इसमें जीरो आ सकता है। कैसे? कि 4 में से यानी C2 में से अपन C1 को बताएंगे 4 से गुणा करके, और यहाँ C3 में से C1 को बताएंगे 9 से गुणा करके, क्योंकि आप तो अगल बगल साइड में से कटाते हो तो स्तंभ घटते हैं, स्तंभों का काम होता है। तो C2 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं? C2 माइनस 4C1, तथा C3 में क्या परिवर्तन कर रहे हैं? C3 माइनस 9C1, क्योंकि 9 है, 1 को 9 से गुणा कर, सारणी के का मान आ गया। हमने C1 में तो कोई परिवर्तन ही नहीं किया, अब कर रहे हैं C2 में परिवर्तन। 4C1 C2 में परिवर्तन है ना, 4 में से 1 गुणा 4 घटाएंगे 4, क्या हो गया? 0। 9 में से 4 चौका 16 घटा दिया, 9 माइनस 16, माइनस क्या बचेगा? 7। 16 में से 4 हम 36 घटा देंगे, 16 माइनस 36, तो माइनस क्या बचेंगे? 20। 9 में से 1 गुणा 9 करेंगे, C3 परिवर्तन देखो, C3 माइनस 9, 9 में से 1 गुणा 9 9 घटा देंगे, क्या बचेगा? 0। 16 में से 9 चौका 36 घटाएंगे, माइनस के क्या आएंगे? 20। और 25 में से 9 गुणा 9 81, 25 माइनस 81, तो आप देखिए 81 में से 25 घटाएंगे तो 6, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, 56 बच गए। कितने बच गए? माइनस के 56। ये हमारा सवाल आ गया। अब अपने पास 2 जीरो आ गई। कितनी जीरो आ गई? 2 जीरो जिधर आ जाती है उधर से अपन प्रसार कर देंगे। देखिए किधर है? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर सारणी के बराबर 1, फर्स्ट में 1 है तो 1 की उपसारणी लिखेंगे, ये इसकी स्तंभ बंद कर दे, ये इसकी पंक्ति बंद कर दे। -7 -20 -20 -56, और माइनस का 0 प्लस का 0। इसकी उपसारणी लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी उपसारणी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी उपसारणी का मान यदि जो कुछ भी आएगा उसको 0 से गुणा करने पर 0 ही होगा। अब इसको अपना निकल ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42 का 2 का, इसे आगे 4, 7 गुणा 5 करेंगे, 7 5 35, 35 और 4 कितने हो गए? 39, माइनस 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, या माइनस का निशान है जो है 4, माइनस कितने आ गए? 8। सारणिक का मान आ गया माइनस का। सारणिक को आप डेल्टा से भी निरूपित कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओमेगा इकाई का घनमूल दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ओमेगा इकाई का घनमूल। देखो जब आपको ओमेगा इकाई का घनमूल दे दे तो सीधी सी बात है, ओमेगा क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओमेगा इकाई का घनमूल है तो ओमेगा क्यूब करने से क्या आ जाएगा? 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये 2 पॉइंटों को निश्चित रूप से याद रखना है जब ओमेगा इकाई का घनमूल दे माना। अब हमारी सारणी को यहाँ पर डेल्टा से मान देते हैं। क्या दे रखा है? देखिए 1 प्लस 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब आपको क्या करना है कि जहां जहां ओमेगा मिल रहा है वहां पर अपन एक रख देंगे डायरेक्टली, अपने पास है तो ओमेगा बराबर यानी देना चाहे चूंकि ओमेगा क्यूब बराबर 1, ओमेगा डेल्टा बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। एक काम और हो सकता है कि आप देखो इधर से इधर घटा लो, चाहे ऊपर से नीचे घटा लो, दोनों में एक ही प्रक्रिया है।
इधर से इधर घटाओगे तब भी 2 जीरो हो जाएंगे, ऊपर से नीचे घटाओगे तब भी 2 जीरो हो जाएंगे। R1 = R1 माइनस R2। हम पंक्तियों को घटा रहे हैं ऊपर से नीचे। पंक्ति कैसे घटती है? ऊपर से नीचे। अब R1 में परिवर्तन है, पहली पंक्ति में परिवर्तन है, ये होती है R1। एक में से एक घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। एक में से एक घटाएंगे, क्या बचेगा? 0। ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा घटाएंगे, क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस। एक में से अब कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ R1 में परिवर्तन था। 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब किधर से हम इसको खोलेंगे? R1 के अनुदिश खोलेंगे। क्यों खोलेंगे R1 के अनुदिश? क्योंकि R1 में 2 जीरो मिल रही है। R1 में कितनी जीरो मिल रही है? 2। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर डेल्टा बराबर, देखिए ये +0 लिख लो, -0 लिख लो और प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इससे इनकी उपसारणी लिखने की जरूरत नहीं है, इनकी उपसारणी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी उपसारणी जब 0 से गुणा होंगे तो यही आएंगे। अब इसकी उपसारणी लिखेंगे क्योंकि संख्या आ गई, 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। अब अपन इसको खोलेंगे, डेल्टा बराबर ओमेगा कॉमन ले लिया इसमें से, ओमेगा -1 आ गया, ओमेगा -1। यहाँ पर 1 गुणा ओमेगा करेंगे तो क्या हो गया? ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा बराबर ओमेगा -1। तो यहाँ पर आप ओमेगा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ओमेगा, तो ये डेल्टा बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर। इसको और इसको गुणा कर दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। देखो ओमेगा गुणा 1 करेंगे ओमेगा, ओमेगा गुणा माइनस ओमेगा करेंगे तो -1 ओमेगा स्क्वायर, -1 गुणा 1 करेंगे तो -1, -1 गुणा माइनस ओमेगा करेंगे तो प्लस का ओमेगा। ये अपने पास संख्या है। डेल्टा बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा हो गई 2 ओमेगा, कितनी हो गई? इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस। ये संख्या अपने पास है। देखो ध्यान से देखना, ओमेगा प्लस का ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा हो गया, ये दोनों माइनस की संख्या में से माइनस कॉमन लेके होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या आ जाएगा? इस ओमेगा को इधर लेते हैं। देखो इक्वेशन 2c, 2 से अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर प्लस ओमेगा को ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन? माइनस ओमेगा। डेल्टा बराबर ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा माइनस, और यहाँ मान आ गया माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 ओमेगा में 1 ओमेगा और जोड़ देंगे, 3 ओमेगा हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर गुणा 3 ओमेगा, तो ये डेल्टा बराबर हो गया 3 ओमेगा क्यूब। आप जानते हो 3 गुणा ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, डेल्टा बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। यानी यहाँ पर जो सारणिक का मान आया है वो कितना आया है? 3 आया है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, 12वां देखते हैं अपन। सिद्ध करने का प्रश्न है जिसमें LHS लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मैं LHS लिख रहा हूँ और सिद्ध करने का प्रश्न है a स्क्वायर BC और AC प्लस C स्क्वायर, a स्क्वायर BC और AC प्लस C स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस AB, a स्क्वायर प्लस AB, B स्क्वायर और AC, AB B स्क्वायर प्लस BC और C स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है? 4a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो हमें कैसे भी करके इस प्रश्न के अंदर हमेशा a b c ही कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? a b और c। अब देखो कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखना। इसमें से देखो क्या आ रहा है? a आ रहा है, इसमें से b आ रहा है, इसमें से c आ रहा है, c c c।
अपन देखो क्या लिखेंगे, C1 से A, C2 से B, व C3 से C कॉमन लेने का, कॉमन लेने का LHS बराबर A लिख लिया, B लिख लिया, C। अब देखिए C1 से इससे लेना A कॉमन, A स्क्वायर क्या लग गया A, इसमें से A कॉमन निकालो पहली बार, तो ये बचेगा A प्लस B, इसमें से निकाल ले तो क्या बचेगा B, इसमें से B निकालो C, B स्क्वायर में से B निकाले तो B, और B स्क्वायर प्लस B में से निकालेंगे तो B प्लस C, इसमें से क्या निकाल रहे हैं C, तो ये बचेगा A प्लस C, और C निकाल ले तो ये A, और ये C निकाल लेंगे तो एक C बचेगा। ठीक है, अब ज्यादा जीरो लाने के लिए मैं आपको एक प्रक्रिया बता दूं। अब देखो किसी भी संख्या में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, न तो किसी पंक्ति में से आ रहा, न किसी स्तंभ में से आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है A प्लस C है, तो आप एक काम करो इन दोनों को जोड़ दो, तो A प्लस C हो जाएगा, और A प्लस C होने पर A प्लस C में से घटा देंगे तो एक जीरो के यहाँ आ जाएगी। तो हमने परिवर्तन किया C1 इजिकल टू C1 प्लस C, C1 की जगह C1 और C2 दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया LHS बराबर A B C, तो ये आगे लिख दिया A प्लस C हो गया। ठीक है, A प्लस B में B जोड़ेंगे तो A प्लस क्या हो गया 2B, B में B प्लस C जोड़ेंगे तो क्या हो गया ये 2B प्लस, इसमें C2 में कोई परिवर्तन ही नहीं है, ये हो गया। अब आप करना है C1 में से क्या घटा देना है C3, C1 चेंज टू C1 माइनस C3, क्योंकि A प्लस C में से A प्लस C घटा देंगे तो एक जीरो तो आया, तो ये हो जाएगा LHS बराबर A प्लस ABC, A प्लस C में से A प्लस C घटा दें क्या हो गया है जीरो, A प्लस 2B माइनस A, तो क्या बचेगा प्लस का यहाँ 2B, 2B प्लस C माइनस C, तो क्या बचेगा यहाँ 2, C B B प्लस A प्लस C A। अब देखिए ये दो संख्या समान मिल गई, ऊपर नीचे जब समान मिल जाती है तो पंक्ति घटेगी, तो R2 इजिकल टू R2 माइनस R3। देखो हमने पंक्ति इसलिए घटाई है क्योंकि ऊपर नीचे समान मिल गई संख्या, ऊपर नीचे जब समान मिलती है तो पंक्ति घटती है, और साइड में समान मिलती है तो स्तंभ घटते हैं। तो 2 में और 3 में या तो आप R2 माइनस R3 करो या R3 माइनस R2 करो, किसी में परिवर्तन कर सकते हो। LHS बराबर ABC, और अपने पास यहाँ R1 में कोई परिवर्तन नहीं है A प्लस C, और इसमें 2B में से 2B घटा दें क्या बचेगा यहाँ 0। अब B में से B1 इनको घटाएंगे दोनों को, तो ये B माइनस का हो जाएगा, ये C भी माइनस का हो जाएगा, B माइनस B माइनस C, B से B कट जाएगा माइनस C बचेगा माइनस C, और A में से C घटाएंगे तो ये बचेगा A माइनस C। ठीक है, इसके बाद में 2B, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, B प्लस C और C। देखिए इस सारणी के अंदर पहले स्तंभ में 2 जीरो प्राप्त हो चुकी है। अब आप यहाँ के यहाँ प्रसार कर सकते हो, चाहो तो मान लो इनको जोड़ दें तो अभी ये मिला ये जीरो हो जाएगा यहाँ, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा C से, फिर भी आपको 2 जीरो प्राप्त होंगी एक पंक्ति में। तो अब यहाँ लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसार करने पर LHS ABC, C1 के देखो एक बार चिन्ह लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस के 2। अब 2B का प्रसार देखते हैं, इनका प्रसार उपसारने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो C A प्लस C माइनस C A माइनस, बस इनको खोल देंगे A B C, 2B C से गुणा करेंगे, C गुणा A करेंगे AC, C गुणा C करेंगे C स्क्वायर। अब ये माइनस को इससे गुणा करेंगे, माइनस C को इससे, तो माइनस C को जब ये माइनस का चिन्ह और लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस C हो गया। अब प्लस C को गुणा करके देखो, प्लस AC और प्लस C, तो प्लस C माइनस C स्क्वायर से प्लस C कटेगा। AC और AC कितने हो गए 2AC, 2AC को आप 2B से गुणा करोगे 4ABC आ गया, तो ABC गुणा 4ABC, ये हो गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर बराबर RHS। ये प्रूव हो गया। देखिए 12वें प्रश्न में एक बार पुनः देख लेते हैं कि हमको 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लाना था, तो RHS के अनुसार जब आप चलोगे तो आपको
हमेशा सारणिक में से ए बी सी में से ही कोई संख्या कॉमन लेनी है। तो हमारे C1 में से ए कॉमन आ रहा है, C2 में से बी कॉमन आ रहा है, C3 में से सी कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले ली। इसके बाद में ये a प्लस बी बच रहा था, a प्लस सी। इस a प्लस सी खत्म करने के लिए देखो इनको जोड़ना पड़ेगा, ये हमने जोड़ दिया। अब C1 में से C3 घटा के ये आ गया। अब ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर आ गए, तो R2 में से R3 घटा दिया। ये हमारा काम होने पर 2 जीरो आ गई। और जब आपके सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अंदर 2 शून्य प्राप्त हो जाते हैं तो हम उधर से ही प्रसार करते हैं, क्योंकि उधर से प्रसार करना हमारा आसान रहता है, क्योंकि एक की ही उपसारणिक लिखनी पड़ती है, 2 तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। क्वेश्चन 13, इसमें हमको डेल्टा का मान दे रखा है a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, उसके बाद में हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। यदि सारणिक डेल्टा बराबर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 में कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 आदि क्रम से अवयव A1 B1 C1 आदि के सेकंड हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा स्क्वायर का मान ये होता है। आपको सिद्ध क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं, सिद्ध करना। सिद्ध करना है डेल्टा स्क्वायर का मान कितना आना चाहिए, डेल्टा स्क्वायर का मान आना चाहिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये तो सिद्ध करने का सवाल है, ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना है आपको कि हमको जो डेल्टा सारणिक का मान दे रखा है, ये आपको सारणिक दे रखी है। अभी आप इसी के पर्पस देखिए, इसके बाद में हमको दे रखा है कि कैपिटल A1, कैपिटल B1 और कैपिटल C1 आदि क्रम से A1 B1 C1 के सेकंड हैं। तो माना हम सेकंडों से प्राप्त आयु ले लेते हैं, सेकंडों से प्राप्त आयु को अपन डेल्टा डैश मान लेते हैं। इसका सेकंड A1 का क्या है, कैपिटल A1, इसका B1, इसका C1, इसका A2 नहीं कैपिटल A2, इसका B2, इसका C2, इसका A3, इसका B3 और इसका C। ये हमने मान लिया, क्योंकि हमारे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि अवयव स्मॉल a1, स्मॉल b1, स्मॉल c1 के सेकंड कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 है। जब पहली लाइन के ये दे दिए तो सेकंड और थर्ड पंक्तियों के भी इसी के अनुसार आते हैं। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, डेल्टा गुणा डेल्टा डैश करते हैं। तो डेल्टा का मान है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 गुणा सारणिक में, और ये अब इसको डेल्टा डैश करेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C2 हो गया गुणा। एक बात याद रखना, सारणिक में पंक्ति से पंक्ति गुणा करेंगे, इधर से गुणा करेंगे पंक्ति से पंक्ति। तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर क्या होता है, इस पहली पंक्ति को पहले मैं पहली पंक्ति से गुणा कर रहा हूँ, A1 गुणा A1, A1 प्लस B1 गुणा B1, B1 B1 प्लस C1 गुणा C1, ये छोटा C1 है और ये बड़ा C1। पहली पंक्ति से गुणा हो गई। अब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B प्लस C1 C। अब पहली पंक्ति को तीसरी से गुणा करेंगे, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C। पहली पंक्ति हमने तीनों पंक्तियों से गुणा कर। इसी प्रकार आप दूसरी पंक्ति पर आ जाइए, A2 को A1 से करेंगे, A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C। अब दूसरी को दूसरी से करो, A2 A2 प्लस B2 B2 प्लस C2 C। तीसरी पर जाओ, A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। अब तीसरी पंक्ति को गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से, पहले इसको पहले से करो, A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C। दूसरी से करेंगे A3
A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। अब तीसरी से आ जाओ, A3 A3 B3 B3 C3 C। देखो एक नियम पढ़ा था हमने सारणी के अनुप्रयोग में, जब किसी सारणी के अंदर किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के अवयव को उसी पंक्ति के सैकंडों से गुणा करके जब मान निकालते हैं तो वो सारणी का मान आता है। और यदि किसी पंक्ति के अवयव किसी दूसरी के हैं, सैकंड किसी दूसरी पंक्ति के हैं, तो उनका मान हमेशा क्या आता है? 0 आता है, डेल्टा डैश। अब इसमें देखो उसी पंक्ति के अवयव है, उसी के सेकंड है, इसका मान आ जाएगा डेल्टा, मान निकलेगा। इसमें 0 आएगा क्योंकि अवयव पहली पंक्ति के हैं और सेकंड दूसरी के हैं। इसमें अवयव पहली पंक्ति के हैं, सेकंड तीसरी के हैं, इसका मान भी 0। इसमें अवयव दूसरी पंक्ति के हैं, सेकंड पहली पंक्ति के हैं, तो क्या मान आएगा? 0। इसमें अवयव भी दूसरी के हैं, सेकंड भी दूसरी के हैं, इसका मान निकलाएगा सारणी का डेल्टा। जिस सारणी का मान निकलता है उसको डेल्टा लिख रहे हैं। इसमें आ जाओ तीसरे में, ये लिख दिया, ये अवयव दूसरी पंक्ति के हैं, सेकंड तीसरी पंक्ति के, इसका मान 0 आएगा। अवयव तीसरी पंक्ति के, सेकंड पहली पंक्ति के, 0 आएगा। अवयव तीसरी के, सेकंड दूसरी के, तो इसका भी 0 आएगा। अवयव तीसरी के, सेकंड तीसरी के, इसका क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, इसमें सारणिक के प्रश्नों में क्या होता है, किसी एक पंक्ति से या किसी एक स्तंभ से संख्या कॉमन ली जाती है, जबकि आव्यूह में आप पूरी आव्यूह से एक ही पद कॉमन लेते हो। तो इसमें देखो पहली पंक्ति से डेल्टा, दूसरी पंक्ति से डेल्टा, तीसरी पंक्ति से डेल्टा, 3 डेल्टा कॉमन आ रहे हैं। या फिर स्तंभों से लेंगे तो पहले स्तंभ से डेल्टा, दूसरे स्तंभ से डेल्टा, तीसरे स्तंभ से डेल्टा। इस किधर से ले लो ना, R1 से डेल्टा, R2 से डेल्टा, R3 से डेल्टा, कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। यहाँ पर डेल्टा क्या है? सारणी का मान है। तो अपनी सारणी मानी है ना, इसका जो मान आएगा वही आएगा। तो ये हो गया डेल्टा डेल्टा डैश बराबर डेल्टा गुणा डेल्टा गुणा डेल्टा। अब यहाँ से बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने एक नियम पढ़ा था कि जब आपके पास इकाई आव्यूह आ जाए तो उसका मान 1 होता है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर डेल्टा क्यू, तो डेल्टा से स्क्वायर बच जाएगा, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा डैश बराबर क्या आएगा? डेल्टा का स्क्वायर। सिद्ध करवाना डेल्टा स्क्वायर, इसलिए डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? डेल्टा डैश होना चाहिए। तो डेल्टा डैश का मान लिखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो ये हमारा सिद्ध है, इसको बड़े ध्यान से देखना। हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। आगे वीडियो में हम आपको विविध प्रश्नावली पढ़ाएंगे और आप कंटिन्यू देखने के लिए वीडियो को प्रतिदिन अपने नियम के अनुसार प्रतिदिन देखे जाओ वीडियो। आपको हर प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।